हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक भारी भरकम सा चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जब भी अपने को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना होता है तो उससे पहले अपने को न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो टॉपिक है ना, वो आपका 12th के एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। वो आपका मिलेगा आपको 11th वाली एनसीईआरटी में, ठीक है। 11th वाली एनसीईआरटी में चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगा, ठीक है। और 12th में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि डीएनए आरएनए यहाँ से स्टार्टिंग मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेंगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। लेकिन 11th में आपका न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड अपने को पढ़ना होता है, क्योंकि ओवरऑल डीएनए आरएनए है क्या, न्यूक्लिक एसिड। सो अगर न्यूक्लिक एसिड का बेस थ्योरी अगर हम लोग नहीं पकड़ते हैं तो अपने को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझ में नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर में वो करेंगे न्यूक्लिक एसिड से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड आखिर में होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड आखिर में होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल या फिर मैक्रोमोलिक्यूल। सर ये क्या बोल रहे हो आप? ये है बच्चा, यही होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल या फिर मैक्रोमोलिक्यूल, दोनों एक ही चीज है। अब मतलब समझना क्या है एक्चुअली में, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ये कोई सेल है तुम्हारे पास, ठीक है। किसी भी सेल में दो तरीके के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक ऐसा कंटेंट प्रेजेंट होगा जो कि आपका एसिड में सॉल्यूबल हो जाएगा, और एक तरह का कॉन्सेप्ट कंटेंट ऐसा होगा कि जो कि एसिड में इनसॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। जो कंटेंट सॉल्यूबल होगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या बच्चों? एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। क्या? जो कंटेंट एसिड में सॉल्यूबल हो जाएगा उसको बोल देंगे एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन, और जो कंटेंट एसिड में सॉल्यूबल नहीं होगा उसको हम लोग बोल देंगे एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। क्या? एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, राइट, ये बोल देंगे। अब देखो, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में ये तुम्हारे आ जाते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर टोटल 4 टॉपिक है आपके पास। क्या है? क्या है? 4 कंटेंट है। कौन से हैं भैया? लिपिड्स है अपने पास, ठीक है, और पॉलीसेक्राइड्स है अपने पास, और प्रोटीन्स है, और साथ में है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जिसमें यही है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि आपकी बायोमोलिक्यूल्स में दी गई है। लेकिन अपने को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? सो इट इज ओनली अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर का मतलब क्या? ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके चैन बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। तो वैसा चैन जब बन जाएगा तो हम उसको न्यूक्लिक एसिड बोल देंगे। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए है, उसमें कुछ ऐसा ही चैन आपको देखने को मिलेगा, यही कहना चाह रहा है डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है? सो इट इज ओनली अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कैसे कैसे टाइप के होते हैं, डीएनए कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरएनए कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, क्या सारी चीजें अपने को मालूम चलेंगी। फिलहाल में तो ये देखते हैं कि भैया अगर एक न्यूक्लियोटाइड को हमको समझना है तो उसको कैसे समझे। तो देखो जरा, एक न्यूक्लियोटाइड अगर मॉलिक्यूल देखे तो वो कैसे बनता है? वो बनता है 3 चीजों से। ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन बेस। दूसरा जो होता है वो होता है आपका पेंटोस शुगर, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका फॉस्फेट। अब समझो, नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन बेस जो होगा वो कैसे बना होगा, किस चीज से बना होगा? वो होगा हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। वो क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। 2 प्रकार की होती है अपने पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। एक होती है प्यूरीन्स। क्या बच्चों? एक होती है प्यूरीन्स और एक होती है पायरीमिडीन्स, ठीक है, पायरीमिडीन्स, राइट। ओके, तो ये होती है अपने पास इतनी सी बातें, प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स, ये होती है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। दूसरा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर होता है आपकी, ये भी दो दो प्रकार के हैं, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। तो 2 प्रकार के शुगर होते हैं, एक होता है राइबोज और एक होता है डीऑक्सी राइबोज, राइट बच्चों, डीऑक्सी राइबोज। अब समझो,
जिस भी न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, जिस न्यूक्लिक एसिड में राइबोस शुगर इन्वॉल्व होगा वो बनाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोस शुगर इन्वॉल्व होगा वो बना देगा तुम्हारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये है पेंटोस शुगर का यहां पर रोल। अब समझो तीसरी चीज क्या होती है न्यूक्लियोटाइड में, तीसरी चीज होती है तुम्हारे पास फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर देखेंगे बाद में, ठीक है। सो तीन चीजें हमारे पास क्लियर होगी, तीन चीजों से मिलकर अपने बनती है क्या, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, और तीसरी क्या है, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, इन तीनों चीजों को मिला दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अच्छा अब सुनो ध्यान से, जब हम नाइट्रोजन बेस को, ठीक है, और जब पेंटोस शुगर को मिलाएंगे तो इससे बनता है एक कंपाउंड न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड को अगर मैं फॉस्फेट के साथ मिला दूं तो क्या मेरे पास न्यूक्लियोटाइड नहीं आ जाएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो क्या क्या मैंने बताया भाई इस स्लाइड में कि देखो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक तरीके का बायोमैक्रोमोलिक्यूल या फिर मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या बोलते हैं हम इसको, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल बना होता है तीन पार्ट से, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से। नाइट्रोजन बेस जो होती है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है। पेंटोस शुगर जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, और तीसरा चीज होता है फॉस्फेट, ठीक है। तो ये तीनों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। अगर नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर को हम आपस में मिलाते हैं तो वो हो जाता है क्या बच्चों, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब हम न्यूक्लियोसाइड को मिला देंगे फॉस्फेट के साथ तो बन जाएगा अपने पास न्यूक्लियोटाइड। तो ये कहलाती है, इतनी सी बात है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर एक्चुअली में डीएनए को किया गया था, है तो वो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड माना गया। तो ये डिस्कवर किया था किसने बच्चा, फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने, एज एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। इसका ईयर अराउंड 1869 कुछ ऐसे समथिंग है, ठीक है। मेरे को परफेक्ट फिगर याद नहीं है बट 1869 आई थिंक है, ठीक है। तो 1869 इसका ईयर अराउंड है। टर्म किसने दिया था न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का टर्म जो दिया था वो दिया था अल्टमैन ने, अच्छा अल्टमैन ने। लेकिन डीएनए का टर्म अल्टमैन ने नहीं दिया था, डीएनए का टर्म दिया था जैक क्रिस ने। अब समझो सर आप टर्म बता रहे हो सर डिस्कवरी, तो देखो डिस्कवरी अलग चीज हो गया, टर्म अलग चीज हो गया। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि जिसने खोजा, जिसने आइडेंटिफाई किया, ये सारी चीजें। और टर्म का मतलब क्या होता है, जिसने नामकरण दिया, नाम संस्कार किया, मतलब उसका नाम दिया, सिर्फ ये होता है टर्म, ठीक है। कि भाई ये डीएनए है, ठीक है, मैं अभिनव हूं, तुम राकेश हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाम पंडित जी दे देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पैदा तो पापा जी ने किया और मम्मी जी ने किया, लेकिन नाम कौन दे रहा है बच्चों, नाम दे रहे हैं पंडित जी। बात समझ में आ रही है, नामकरण संस्कार कौन कर रहे हैं, पंडित जी। तो ये होता है टर्म किसने दिया, वो पंडित जी ने दे दिया। तो टर्म यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का टर्म दिया अल्टमैन ने और डीएनए का टर्म दिया जैक क्रिस ने, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में अभी इतना अपने को पता चला। अब आ जाओ आगे की चीजें देखते हैं जरा, कि न्यूक्लिक एसिड में जो तीन चीजें हमने देखी, जिस तीनों चीजों से मिलके बन रहा था न्यूक्लियोटाइड, तो वो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपना आता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस आता है। अब नाइट्रोजन बेस जो होती हैं वो आपकी होती हैं टोटल दो प्रकार की बच्चों, कितनी, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक हो गया पायरिमिडीन और दूसरा हो गया आपके पास प्यूरिन्स, ठीक है। ये दो प्रकार की नाइट्रोजन बेस है। पायरिमिडीन जो होगा वो होगा मोनोसाइक्लिक, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोनोसाइक्लिक हो जाएगा। मोनोसाइक्लिक मतलब सिर्फ एक साइकिल, एक साइकिल, एक साइकिल। और जो प्यूरिन्स होगा डाइसाइक्लिक होगा। अच्छा, नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं उसकी रिंग कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि देखो नॉर्मल जो रिंगें होती हैं, जो नॉर्मल रिंग की कंपाउंड होती है, ठीक है, नॉर्मल रिंग कंपाउंड होती है, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से वो रिंग बना होता है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक जो होता है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब भी इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब अदर एटम भी इन्वॉल्व रहते हैं।
तो ऐसे रिंग को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें ऐसे एटम अदर एटम्स ना इन्वॉल्व हो, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो, उसको अपन बोल देते हैं होमोसाइक्लिक। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, होमोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग रिंग होता है। ठीक है, राइट। सो पाइरिमिडीन होता है हमारा मोनोसाइक्लिक और प्यूरिन्स होता है डाइसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक देखो एक ही साइकिल है, एक ही साइकिल है, एक ही साइकिल है। यहां पर भी देखो डाइसाइक्लिक में ये 2 साइकिल है, 2 साइकिल है। समझ में आ रहा है, 2 रिंग है। ठीक है, और स्केल्टन अगर बात करें पाइरिमिडीन का, तो वो बना होता है 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन का, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन का। और ये दोनों जो नाइट्रोजन है ये रखी होंगी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर। किस पर, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर। तो समझो एग्जाम्पल में आपका पाइरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन है, इसी के स्ट्रक्चर से अपन समझेंगे। ठीक है, देखो यहां पर जो ब्लू कलर से है इसको आप बेस मान लो, ब्लू कलर से जितना लिखा हुआ है ये बेस मान लो। अब याद कैसे करना है ये बता रहा हूं, ध्यान से समझते रहना। देखो एक स्लाइड और जोड़ देता हूं मैं, रुक जाओ, तब समझ में आया, ताकि अच्छे से एकदम मेरे बच्चों को। राइट बच्चों, तो देखो यहां पर क्या हो गया, मैं एक स्लाइड जोड़ देता हूं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये कॉमन स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। देखो ये कॉमन स्ट्रक्चर बना रहा हूं ऐसा, ठीक। और ये यहां पर मुझे ये लगा देना है। ठीक है, अब देखो इतना मुझे कॉमन स्ट्रक्चर, देखो जरा इसके अंदर यही है ना कॉमन स्ट्रक्चर, यही है ना। अगर तुम इसी के ऊपर लगा दोगे क्या, NH2 मॉलिक्यूल, क्या लगा दोगे बच्चों, NH2 मॉलिक्यूल, यहां पर तुम लगा दो NH2 मॉलिक्यूल और NH2। अब यहां पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, वैकेंसी कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड तुमने लगा दिया एक। ठीक है, तो जब तुम ऐसा कर देते हो तो तुम्हारे पास कौन सा बन जाता है, क्या बन जाता है, तुम्हारे पास बन जाता है साइटोसिन। अच्छा, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में ये भी ध्यान रखना कि ये H भी लगाना है। ठीक है, ये H भी लगाना है यहाँ पर H। ठीक है, तो ये होगा बेसिक स्ट्रक्चर आपका रेड वाला, और तुमने NH2 और ये बॉन्ड लगाया तो बन गया तुम्हारे पास साइटोसिन। अच्छा, अब क्या होगा सर, अब देखो अब क्या होता है लाला, यहाँ पर तुमने इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, फिर तुम इसको हटा दो। ठीक है, और उसके बाद अब देखो जरा ध्यान से जादू देखो, अब क्या करो तुम, अब यहां पर तुम लगा दो, देखो यहां पर तुम लगा दो क्या, डबल बॉन्ड O फिर से। ठीक है, राइट बच्चों, डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक है, डबल बॉन्ड तुमने O लगा दिया और यहां पर H लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, यूरैसिल। ठीक है, देखो जरा मिलाओ, यूरैसिल बन गया। क्लियर है, तो देखो एक कॉमन स्ट्रक्चर याद रखो, उसके बेसिस पर सारे आपको आ जाएंगे। यूरैसिल ये बन गया। ठीक है, अच्छा अगला देख लो, अगला अगर तुम इसको मिटा देते हो, इसको मिटा देते हो, ठीक है, सॉरी मिटाओ मत तुम क्या करो, डायरेक्टली बस एक मिथाइल ग्रुप यहां पर जोड़ दो, ये मिथाइल ग्रुप तुमने जोड़ दिया। ठीक है, तो तुम्हारा बन गया ये थाइमीन का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा क्या बन गया बच्चा, थाइमीन का स्ट्रक्चर। तो ये इतनी सी बातें हैं आपके पास। सो आई होप कि स्ट्रक्चर सब लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। राइट बच्चों, साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमीन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ये तीनों एकदम याद होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब होता है बारी आती है कि सर IUPAC नेमिंग बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसका बता दो, ये बता दो जरा। तो देखो बच्चों, यहां पर अभी तो मैंने बताया था तुम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर याद रखने के लिए तुम ये H को हटा दो। देखो क्या क्या हटाना है मैं हटा देता हूं। ठीक है, देखो ये हटा दो, ये पूरा सब कुछ हटा दो, ये भी हटा दो पूरा। ठीक है, ये भी हटा दो। ठीक है, ये हटा दो, ये पूरा। तो इतना जो होता है ये होता है आपका पाइरिमिडीन रिंग। क्या होता है, पाइरिमिडीन रिंग। अब देखो पाइरिमिडीन रिंग में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर अपने को क्या रखना है, नाइट्रोजन रखना है। क्या रखना है, नाइट्रोजन। तो देखो यहां पर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है, तो हमने फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन रखा है। कैसे काउंटिंग किया इसकी, तो देखो 1, यहां पर देखना बच्चा, ये है हमारे पास 1। ठीक है, एक मिनट लिख क्यों नहीं रहा है, 1 2 और 3 4 5 और 6। तो ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर हमने नाइट्रोजन को रख दिया है। ठीक है, ये था अपना पाइरिमिडीन रिंग। ठीक है, अब पाइरिमिडीन रिंग में हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले जगह पर एक हाइड्रोजन लगाया है। ठीक है, फर्स्ट वाले जगह पर क्या लगाया है, एक हाइड्रोजन फर्स्ट पर लगाया है। ठीक है,
तो क्या हो गया, और चौथे पोजीशन पर देखो 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पर हमने NH2 ग्रुप को लगाया है। क्या लगाया बच्चों, NH2 ग्रुप को लगाया है। तो 4 अमीनो 1H पायरिमिडीन 2 1, और सेकंड पोजीशन पर 1 ग्रुप को लगा दिया है। तो ये बन गया ना आसान सा IUPAC नेम, 4 अमीनो 1H पायरिमिडीन 2 1। ठीक है, उसी तरीके से यूरैसिल को देख लेते हैं, जरा चेक करते हैं इसका स्टेटस क्या है। तो यूरैसिल के अंदर देखो, यूरैसिल के अंदर हमने फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड थर्ड पोजीशन पर दोनों पर हमने क्या लगाया है, हमने हाइड्रोजन लगाया। तो देखो 1H 3H यहां से आ गया है, पायरिमिडीन का कंपाउंड है, सो पायरिमिडीन 2 4 पर, 2 और 4 पर देखो, यहां पर 2 और ये 4 पर, ये वाला पोजीशन और ये वाले पोजीशन पर 1 ग्रुप लगा है। तो 2 4 1H 3H डाई 1, तो पायरिमिडीन 2 4 1H 3H डाई 1। तो ये हो गया यूरैसिल का। और थाइमीन में तो पूरा कंपाउंड था यूरैसिल, उसमें हमने लगा दिया था 5वें प्लेस पर क्या, मिथाइल। यहां पर देखो, यहां पर मिथाइल नहीं लगा है, ठीक है, ये लगा लेना, तो मिथाइल। तो ये बन जाता है 5 मिथाइल, और बाकी का कंपाउंड क्या होगा, यूरैसिल। तो 5 मिथाइल यूरैसिल। सो साइटोसिन के IUPAC नेम क्या होगा, 4 अमीनो 1H पायरिमिडीन 2 1, और यूरैसिल कंपाउंड का क्या होगा IUPAC नेम, पायरिमिडीन 2 4 1H 3H डाई 1, और थाइमीन का क्या होगा, 5 मिथाइल यूरैसिल। ये होता है आपके पायरिमिडीन के पूरी स्ट्रक्चर मैंने बता दी। ठीक है, अब आ जाओ स्टेटस चेक करते हैं कि DNA और RNA में पायरिमिडीन में से कौन कौन प्रेजेंट होगा। सो DNA के अंदर जो होगा वो साइटोसिन और थाइमीन प्रेजेंट होगा, और RNA के अंदर साइटोसिन तो प्रेजेंट होगा, लेकिन थाइमीन की जगह पर यूरैसिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, यूरैसिल प्रेजेंट होगा। तो DNA में और RNA में ऐसे ये प्रेजेंट रहते हैं। सिर्फ पायरिमिडीन की मैंने बात की। अब आ जाओ प्यूरिन्स पर, देख लेते हैं जरा। तो देखो प्यूरिन्स के अंदर डाइसाइक्लिक होता है स्केलेटन। आपका स्केलेटन कैसे होता है, स्केलेटन जो होता है वो कंसिस्ट होता है पायरिमिडीन रिंग का। तो पायरिमिडीन रिंग क्या होती है आपकी, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, जिसमें 1 और 3 पर आपका नाइट्रोजन रहता है। अच्छा, और दूसरा होता है 1 इमिडाजोल रिंग। तो इसके अंदर भी क्या होता है बच्चा, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन, 7 और 9 पर रहता है, 7 और 9 पर। देखो ये फर्स्ट थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट थर्ड। अच्छा, इसको ऐसे मत करो काउंट, इसको यहां से कर लो, हाँ, फर्स्ट थर्ड, ठीक है, ओके, 7 एंड 9th, फर्स्ट थर्ड 7th एंड 9th, ठीक है। तो ये फर्स्ट थर्ड 7 और 9 पर नाइट्रोजन है, 2 रिंग है, ये आपका हो गया। यहां पर नाइट्रोजन को हमने लग दिया। जो भी ब्लू से लिखा गया है वो है आपका यहाँ पर कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी आपका ब्लू से लिखा गया है वो है यहाँ पर कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लगाना है, चलो मैं इसको भी बना के दिखाई देता हूँ, फिर नहीं तो आप बोलोगे सर आप आधा अधूरा पढ़ा रहे हो। नहीं, आधा अधूरा नहीं, एकदम डिटेल में बढ़िया से पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। देखो ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये ये ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा। अब देखो यहाँ पर ये N, ये N, और ये यहाँ पर तुम लगा दो H, ठीक है। यहाँ पर तुमने H लगा दिया और साथ में, बस काम हो गया बच्चों, इतना ही काम करना था। तो ये हो गया हमारा कॉमन स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना है। अब तुमको अगर तुमको बनाना है किसका, एडेनिन का स्ट्रक्चर, एडेनिन का, तो तुम क्या कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ तुम एक एमीन ग्रुप जोड़ दोगे, ठीक है। क्या जोड़ दोगे बच्चे, एमीन ग्रुप को जोड़ दोगे। यहाँ पर क्या जोड़ दोगे, एमीन ग्रुप। देखो NH2 एमीन ग्रुप तुमने जोड़ा। अब NH2 जब तुमने लगा दिया तो यहाँ पर, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर तुम बॉन्ड जरूर लगा देना। ये देखो ये बॉन्ड लगा देना यहाँ पर, ठीक है। तो बॉन्ड जब लगा दोगे ये, तो ये भी ये रह गया था। तो ये आपका कॉमन स्ट्रक्चर होगा। NH2 को लगाया तुम्हारे पास, क्या कंप्लीट हो गया तुम्हारे पास, ये बन गया एडेनिन का कंपाउंड, ठीक है। और उसी तरीके से जब तुमको ग्वानीन बनाना है, ग्वानीन बनाना है, तो ग्वानीन बनाने के लिए तुम क्या करो, ग्वानीन बनाने के लिए इस NH2 को हटाओ, ठीक है। इस NH2 को हटा के उसके बाद क्या करो, डबल बॉन्ड O लगाओ यहाँ पर, डबल बॉन्ड O लगाओ यहाँ पर, और यहाँ पर तुम लगा दो NH2, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास ऐसा। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ बच्चों, ठीक है। एक H यहाँ पर भी लग जाएगा, ठीक है, एक H, क्योंकि भाई बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी ना, ठीक है। तो एक H यहाँ पर तुम लगा लो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास
ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आ जाते हैं और पायरिमिडीन्स के अंदर साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन आ जाते हैं। बात करें इसकी IUPAC निम्न की, तो ये होता है 6 एमिनो प्यूरिन, ठीक है, 6 एमिनो प्यूरिन, राइट, 6 एमिनो प्यूरिन, ठीक है। देखो 6th प्लेस पर जो है आपका क्या है ना, 6th प्लेस पर है आपका अमीनो प्यूरिन, 6 है, 6 पर है अमीनो, और उसके बाद यहाँ पर 2 एमिनो ऑक्सोप्यूरिन, 2 एमिनो ऑक्सोप्यूरिन, नंबरिंग करके देख लेना, इजी है, बहुत आसान। तो ये होते हैं आपके पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स, ये दो तरीके के आपके नाइट्रोजन बेस हो गए। अब आता है उसके बाद अपना पेंटोज शुगर। क्या होता है बच्चा? पेंटोज शुगर। लेकिन पेंटोज शुगर को पढ़ेंगे हम बाद में, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है काफी, 21 मिनट की वीडियो हो गई है लगभग, नहीं कमी हुई होगी थोड़ी। चलो पढ़ ही लेते हैं, पेंटोज शुगर को भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब पेंटोज शुगर क्या होता है। सो पेंटोज शुगर इज द 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ये, ठीक है, ओके। ऐसी जो ये रिंग होती है ना, इस रिंग को बोलते हैं अपन फ्यूरानोज रिंग। इस रिंग के अंदर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, मतलब ये जो रिंग है ये बनी किससे होती है? 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से बनी होती है। देखो जरा काउंट करो, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। भाई ये वाला 5वां कार्बन रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से बन रहा है। कोई दिक्कत हुआ? ठीक है। और यहां पर उसी तरीके से जब तुम इसको देखोगे, यहां पर भी देखो 1 2 3 4 और 5, ये 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन, तो फ्यूरानोज रिंग ऐसी रिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका। लेकिन कार्बन मॉलिक्यूल को बनाने में, पूरे शुगर को बनाने में कितने कार्बन लगे हैं? 5 कार्बन लगे हैं। 2 प्रकार के होते हैं ये भी, एक होता है राइबोज और एक होता है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। जिस भी न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर होगा वो होगा आरएनए आपका, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज होगा वो होगा डीएनए। अब जरा समझो बच्चा, ये इनकी स्ट्रक्चर है बेसिक सी, ये इनकी स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में अपने को समझना है, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। यहां पर देखो, यहां पर सब कुछ इसी के जैसा है, बस एक यहां पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया है, एक ऑक्सीजन को माइनस किया है, कौन से पोजीशन से? सेकंड पोजीशन से, सेकंड पोजीशन से। सो इसीलिए इसको डीऑक्सी, मतलब कि एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। कहीं कहीं इसको आपको किताबों में 2-2' डीऑक्सीराइबोज भी लिखा हुआ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को हटाया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये होता है हमारा यहाँ पर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। और तीसरा स्ट्रक्चर है अपने पास फॉस्फेट का, तो ये हो गया फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। देखो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका, तो इन्हीं तीनों कंपाउंड से बनता है आपका क्या? आपका क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल। एक पेंटोज शुगर चाहिए अपने को, दूसरा नाइट्रोजन बेस चाहिए, और तीसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो ये तीन को जब आप मिला दोगे तो बन जाएगा आपके पास न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को मिलाते तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और अगर पूरे न्यूक्लियोसाइड को तुम फॉस्फेट से मिला देते हो तो क्या बन जाता है तुम्हारे पास? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतनी बातें। नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे अगले सेशन में। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, ओके। चलो।